नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन लेट्स क्रैक एग्जाम पर। बच्चों, बात कर रहे हैं हम आपके एसएसटी एग्जाम को लेके। और यहाँ से जो आपका जीएस में टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा था? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हमने आपके साथ लास्ट टाइम में डिस्कस किया था भारत के अफवाह तंत्र को लेकर हम बात कर रहे थे आपके साथ, भारत का अफवाह तंत्र। और भारत के अफवाह तंत्र में हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो क्या था? सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र क्या है तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर ले हम उस चीजों को, फिर हम आपके साथ कंटिन्यू में आगे जाएंगे। ठीक है, जब सिंधु नदी तंत्र की हमने बात की थी तो यहाँ पे देखा था हमने कि ये जो सिंधु नदी तंत्र है, ठीक है, ये कुछ नदियों से मिलकर बना है। जैसे इसमें क्या हुआ, एक मुख्य नदी होगी, एक मुख्य नदी होगी और उसके बाद उसकी कुछ सहायक नदियां होंगी। ठीक है, जैसे हमने बात की थी यहाँ से कि ये जो सिंधु नदी है, आपको दिखाई दे रहा होगा मैप में कि सिंधु नदी है, ये यहाँ पे यहाँ से निकलती है, ये दिखाई दे रहा होगा बोखरचू। ठीक है, बोखरचू से निकलती है और बोखरचू से निकलने के बाद ये उत्तर पश्चिम बहते हुए भारत में यहाँ से मीठन कोट के पास, पाकिस्तान में मीठन कोट के पास पंच नदियों का जल प्राप्त करती है। ठीक है, तो इसलिए इसको पंच नदी भी बोला जाता है क्योंकि 5 नदियों के जल को प्राप्त कर रही है। ठीक है, इसके बाद हमने सिंधु नदी तंत्र को, सिंधु नदी को देख लेता है कि सिंधु नदी की उद्गम क्या है, कितनी लंबाई इसकी। तो लंबाई कितनी बताई थी? 2880 किलोमीटर, ये दिखाई दे रहा होगा आपको 2880 किलोमीटर। लेकिन ये भारत में जो बह रही है, भारत में कुल इसकी कितनी लेंथ है? 11 से 14 किलोमीटर। ठीक है, और ये भारत में बह रही है, भारत के साथ साथ इधर तिब्बत में आ रही है, तिब्बत मतलब चाइना से आ रही है, और दूसरा क्या है, पाकिस्तान में भी जा रही है, और क्या भारत में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत के एक अंतरराष्ट्रीय नदी है ये। ठीक है, जो 3 राष्ट्रों से होकर बह रही है। और भारत में जो केवल बह रही है वो कहां से बह रही है? लेह में, लेह में बह रही है, लेह। और लेह जो राजधानी है वर्तमान में किसकी है? लद्दाख की। किसकी राजधानी है? लद्दाख की। तो यहाँ इन राज्यों में केवल इस वाले लेह से होकर जाएगी। ठीक है, तो वही हम बात कर रहे थे आगे। आप कंटिन्यू वे में देखेंगे चीजों को कि हमने सिंधु नदी को देख लिया, सिंधु नदी की क्या क्या विशेषताएं थी। और सिंधु नदी की एक चीज और देख ले यहाँ पे, सिंधु नदी का जो तिब्बत में नाम है, इसका सिंहमुख के नाम से इसे जाना जाता है। सिंहमुख क्वेश्चन क्या है कि सिंहमुख के नाम से किस नदी को जाना जाता है? सिंहमुख। सिंहमुख के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? तो तिब्बत सिंधु नदी को ही जाना जाता है। और एक और नाम है इसका, सिंगी खंबान। सिंगी खंबान, सिंगी खंबान के नाम से भी इसे जाना जाएगा, कैसे? सिंधु नदी को। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया अपना टॉपिक कि सिंधु नदी क्या है। अब इसके बाद हम इसकी जो सहायक नदियां हैं उनको लेकर आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो इसकी सबसे पहली सहायक नदी है वो क्या है? झेलम नदी। तो पहले हम आपके साथ झेलम नदी को लेकर डिस्कस करते हैं कि झेलम नदी का उद्गम कहां से हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, क्या क्या विशेषताएं हैं, उन सबको लेकर हम बात करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो जब हम झेलम नदी की बात करें, झेलम नदी, ठीक है, झेलम नदी। तो झेलम नदी को, इसका प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम है वितस्ता। वितस्ता प्राचीन नाम क्या है इसका? वितस्ता, या इसको हाइड्रे स्पीच के नाम से भी जाना गया। हाइड्रे स्पीच के नाम से भी जाना गया झेलम को। जो दूसरा नाम है वितस्ता, या इसको हाइड्रे स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसके अगर मैं थोड़ा सा ऐतिहासिक महत्व आपको बता दूं तो ये क्वेश्चन आपका बनेगा कि प्राचीन काल में जो झेलम नदी का नाम था वो क्या था? वितस्ता। और जब हम पुराण पढ़ते हैं, जब हम मिडाइवल हिस्ट्री में पढ़ जाते हैं, वैदिक सभ्यता में पढ़ते हैं, तो वैदिक सभ्यता में भारतीय कुछ भारतीय नदियों का जिक्र हमें मिलेगा और उनमें से एक आपकी झेलम भी है, और झेलम को क्या बोलेगा? वितस्ता। ठीक है, लेकिन जब हम थोड़ा सा और हम बात करें यहाँ पे, तो आपको पता ही होगा एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सिकंदर। ठीक, सिकंदर, अलेक्जेंड्रिया का शासन था, सिकंदरिया का शासन था अलेक्जेंडर। ठीक है, अब ये क्या हुआ? 326 ईस्वी में भारत आया। 326 ईस्वी में भारत जब आया तो 326 ईस्वी में, और सॉरी 326 बीसी में इसे एक शासक के, एक भारतीय शासक के साथ फाइट करनी पड़ी। ठीक है, और शासक का नाम क्या था? पुरु, या इसको क्या बोला गया? पोरस। तो थोड़ा सा ऐतिहासिक महत्व देख रहे हैं हम, सिंधु नदी का ऐतिहासिक महत्व क्या है और किस प्रकार से हमारे एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो क्या बता रहा हूं मैं, 326 बीसी में सिकंदर भारत आया। सिकंदर ने भारत आने के बाद यहाँ के जो राजा था, भारत का जो तटीय राजा था, गुजरात का राजा था, उसका नाम क्या था? पोरस। तो पोरस के साथ फाइट हुई, और जहां पर ये फाइट हुई 326 बीसी में, वो कौन सी नदी थी? तो वितस्ता नदी, या हाइड्रे स्पीच नदी, या इसको ही क्या बोला गया? झेलम नदी। ठीक है, तो झेलम नदी के किनारे कौन सा युद्ध हुआ? तो किसका युद्ध हुआ? सिकंदर का और पोरस का। तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है कि सिकंदर और पोरस का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, या उस युद्ध को किस नाम से जाना गया? तो हाइड्रे स्पीच या वितस्ता का युद्ध। बात कब की है? 326 बीसी की।
ठीक है, तो ये तो हुआ इसका सिंधु नदी का ऐतिहासिक महत्व। लेकिन जब हम बात करें यहाँ से कि सिंधु नदी की वर्तमान में भौगोलिक क्या क्या विशेषताएं हैं, तो भौगोलिक विशेषताओं को लेकर आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। भौगोलिक विशेषता क्या है सिंधु नदी की? झेलम नदी की भौगोलिक विशेषताएं क्या है? झेलम नदी का उद्गम, सबसे पहले झेलम नदी का उद्गम कहां से होगा? तो इसका जो उद्गम होता है कहां से होता है? बैरीनाग। बैरीनाग, और रियल में अगर बात करें बैरीनाग के पास एक झील पड़ेगी जिसका नाम है शेषनाग। शेषनाग, बैरीनाग के पास शेषनाग से, और ये सब कहां है आपका पड़ेगा? जम्मू कश्मीर में। वर्तमान में लद्दाख के क्षेत्र में है, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर 2 यूटी में विभाजित कर देगा, तो वर्तमान में कहां पर पड़ेगी? लद्दाख में। लद्दाख में पड़ेगी वर्तमान में, यहां से इसका उद्गम होगा। तो एक क्वेश्चन तो आपका एग्जाम का ये बन गया आपका कि झेलम नदी का उद्गम कहां से होता है? तो कहां से होता है? बैरीनाग के पास शेषनाग से, ठीक है। और यहां से ये उत्तर पश्चिम बहते हुए, ठीक है, यहां से उत्तर पश्चिम बहते हुए ये अनंतनाग से बारामूला, अनंतनाग से बारामूला, ठीक है। जब ये अनंतनाग से बारामूला के लिए एंट्री करेगी, जब पहुंचेगी वहां पर, तो क्या होगा? इसकी जो धारा है उसमें थोड़ी सी गति क्या होती है? धारा की गति कम हो जाती है, और धारा की गति कम होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर इसमें यहाँ पे नौकायान संभव है, नौकायान संभव है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये बन गया हमारा कि सिंधु की कौन सी सहायक नदी है जिसमें नौकायान संभव है? तो कौन सी नदी है? झेलम नदी। क्योंकि जब मैंने बताया कि जब अनंतनाग से ये बारामूला तक एंट्री पहुंचेगी, तो अनंतनाग से बारामूला तक कम ढाल होने के कारण तो क्या हुआ? इसकी गति कम हो जाती है, और गति कम होने के कारण क्या है? यहाँ पर नौ चलाना संभव हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़े, यहाँ पे इस नदी पर 2 झील भी है, इस नदी पर 2 झील है, और कौन कौन सी झील है? 2 झील इस पर बनाई गई है। कौन सी झील है? तो जब झील की बात करें तो यहां पे 2 झील हैं झेलम नदी पर। एक है वुलर झील, वुलर झील, और वुलर झील से होकर बहती है ये नदी, झेलम नदी वुलर झील से होकर बहेगी। और दूसरी नदी, और जो दूसरी झील है वो कौन सी है? डल झील। सेकंड झील कौन सी होगी? डल झील, ठीक है। 2 झील है, किस पर है? झेलम नदी पर। और जो प्रॉपर बीच से होकर जाएगी वो कौन सी झील के बीच से होकर जा रही है? ये वुलर झील के। और वुलर झील की और अगर विशेषता की मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो विशेषता क्या है इसकी? तो आपको पता होगा, एक क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में कि तुलबुल बांध परियोजना, तुलबुल बांध परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल बांध परियोजना किस नदी पर है? तो ये जो तुलबुल बांध परियोजना बनाई गई है यहाँ पे, ये कौन सी नदी पे है? झेलम नदी। और झेलम नदी में भी कहां पर होगी? मैंने बताया वुलर झील को से होकर बहेगी, तो वुलर झील पर ही बनाई गई है तुलबुल बांध परियोजना, ठीक है। तो पहली विशेषता क्या हुई वुलर झील की? तो इस पर तो एक बांध परियोजना है जिसका नाम है वुलर बांध, तुलबुल बांध परियोजना, ठीक है। और जब हम सेकंड विशेषता की बात करें इसकी वुलर झील की, तो ये क्या है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और दूसरा इस झील का जो सेकंड विशेषता बता रहा हूं यहाँ पे, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भारत की, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। ये क्वेश्चन भी आपका बनेगा, और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वुलर झील, ठीक है। और इसके बाद एक और मैं बात कर लूं यहाँ से कि इस झील का जो निर्माण हुआ है वो विवर्तनिक घटनाओं से हुआ है, प्लेट टेक्टोनिक घटनाओं से हुआ है, ठीक है। विवर्तनिक के कारण ये झील का निर्माण हुआ है, ठीक है। और भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, कहां पे है? तो मैंने बता दिया कश्मीर में पड़ेगी। और दूसरा जब हम बात करें डल झील की, तो डल झील की विशेषता है, ये क्या होता है? ये झील सर्दियों के मौसम में क्या है? जम जाती है, टेम्परेचर डाउन होने के कारण ये झील जम जाएगी। और यहाँ पर इसकी एक और विशेषता है इस झील की, यहाँ पे क्या है? तो आपने सुना होगा वोट हाउस, वोट हाउस जिसे क्या बोलते हैं? सिगारे बोले जाते, सिगारे, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि सिगारे कौन सी झील पर तैरते हैं? तो कौन सी है वो? डल झील। ये भी कहां पे पड़ेगी? कश्मीर में पड़ेगी, ठीक है। तो ये विशेषता है किसकी? झेलम नदी की,
देख लिया हमने। तो झेलम नदी का हमने इतिहास देखा। इतिहास क्या है इसमें, पुराणों में इसको क्या बोला गया, तो मैंने बता दिया पुराणों में किस नाम से जाना गया, वितास्ता के नाम से जाना गया, और दूसरा इसको हाइड्रोस्पीच के नाम से भी जाना जाता है। 326 बीसी में यहाँ पे सिकंदर और पुरुष के मध्य युद्ध हुआ, ठीक है, जिसमें क्या हुआ, पुरु की हार हुई थी, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता थी, ताकि उसके बाद मैंने इसका उद्गम कहाँ से हुआ ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, उद्गम कहाँ से हुआ इस झील का, ठीक है। एक बार अगर चाहो तो आप मैप के माध्यम से भी देख सकते हो। ये देखिए आप, ये आपको दिखाई देगा यहाँ पे कि ये देखो कौन सी झील है, ये यहाँ से दिखाई देगा आपको, झेलम है ये नदी निकलती है झेलम। और ये झेलम में ये जो कश्मीर है, कश्मीर में ये कौन सा दर्रा मैंने बताया आपको, बेरीनाग और शेषनाग, बेरीनाग, ठीक है, और यह शेषनाग, यहाँ से उद्गम होता है इस झील का, ठीक है। और इस झील में जम्मू कश्मीर, इस नदी पर जम्मू कश्मीर में 2 झील बनाई गई है। एक कौन सी है, वोलर झील, वोलर झील के बीचों बीच आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से क्रॉस होकर जा रही है, इसके बाद डल झील यहाँ पर है, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां से अनंतनाग से बारामूला तक क्या है, ढाल कम है, और ढाल कम होने के कारण यहां से ही नौगम्य झील में बन जाती है, ठीक है भाई। यहां तक कोई किसी का डाउट नहीं है, क्या क्या विशेषता है, एक बार जाकर रिवर्स में देखेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बात करें तो यहाँ पे जो नेक्स्ट नदी है, नेक्स्ट नदी कौन सी है, चेनाब नदी। नेक्स्ट नदी कौन सी है, चेनाब नदी। और चेनाब नदी की बात करें तो इसे भी पुराणों में क्या, इससे क्या बोला गया भाई, पुराणों में इसे बोला गया पुरुषनी नदी, पुरुषनी नदी। क्वेश्चन आएगा पुरुषनी नदी के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। तो कौन सी नदी है वो, चेनाब नदी, ठीक है, पुरुषनी बोला गया इससे। अब इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम कहां से होता है, ठीक है। एक सेकंड, अभी ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये पुरुषनी, इसको अस्कनी बोला जाएगा, अस्कनी, पुरुषनी रावी नदी। ये कौन सी नदी है, अस्कनी नदी, अस्कनी नदी के नाम से जाना जाता है इसे, ठीक है। अब ये उद्गम कहां से होगा इसका, तो इसके उद्गम की हम बात करें तो ये 2 संयुक्त धाराओं के मिलने से बनती है नदी, ठीक है। 2 संयुक्त धाराओं के मिलने से कैसे बनेगी, तो एक बार मेरे साथ देखें यहाँ पे किस प्रकार से 2 संयुक्त धाराओं के मिलने से बनेगी ये नदी। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये है चेनाब नदी, यहाँ पे पुराणों में क्या बोला गया, अस्कनी बोला गया। अब यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा आपको हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जहां पर ये मिल रही है 2 धाराएं हैं यहाँ पे, और जहां पे मिलती है टांडी है ये, ठीक है। क्या है इसका इतिहास में थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लो, ठीक है। क्या है पुरुषनी नदी, कैसे बनती है 2 धाराओं से मिलने से, ठीक है। तो 2 धारा है, एक है चंद्र और एक है भागा। एक चंद्र है और दूसरी कौन सी है, भागा, ठीक है। तो जब 2 संयुक्त धाराएं मिलती हैं, ठीक है, रोहतांग दर्रे से निकलेगी, रोहतांग दर्रे के पास से सॉरी बारालाचा से निकलेगी, ये बारालाचा, बारालाचा। और जब मैं दर्रे आपको पढ़ा तो मैंने बताया था कि एक बारालाचा दर्रा है, तो बारालाचा दर्रे के पास से निकलती है, बारालाचा से निकलती है, और 2 धाराओं के रूप में निकलती है, एक निकलती चंद्र, दूसरी निकलती है भागा, ठीक है। लेकिन जब ये दोनों धाराएं संयुक्त हो जाती है, टांडी के पास एक स्थान पड़ेगा, टांडी, टांडी के पास जब ये दोनों धाराएं इकट्ठा हो जाती हैं, संयुक्त हो जाती हैं, तो तब निर्माण होता है किसका, अस्कनी नदी का, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि किस नदी को चंद्र और भागा नदी के नाम से जाना जाता है, तो कौन सी होगी आपकी अस्कनी नदी। कहां से उद्गम हो रहा, बारालाचा से हो रहा उद्गम इसका, ठीक है। और बारालाचा से 2 नदियां, 2 धाराएं निकल रही, एक चंद्र है, दूसरी कौन सी है, भागा है। लेकिन जहां पर मिल रही है उस स्थान का नाम क्या है, टांडी है, और यहां से ही, टांडी से ही ये कौन सी नदी बन जाती है, अस्कनी नदी, ठीक है। अस्कनी नदी की कुल लंबाई की यदि बात करूं तो 1180 किलोमीटर, 1180 किलोमीटर, 1180 किलोमीटर बहेगी ये, ठीक है, ये इसकी कुल लेंथ है। लेकिन अगर बात करें इस नदी पर हम बांध परियोजनाओं की कुछ बात करें तो इस नदी पर कौन कौन सी बांध परियोजनाएं बनाई गई हैं, तो एक बार ये देखेंगे हम कौन कौन सी बांध परियोजना है चेनाब नदी पर। चेनाब नदी पर स्थित बांध परियोजना, चेनाब नदी पर बांध परियोजनाएं, बांध परियोजनाएं, कौन कौन सी बांध परियोजनाएं हैं चेनाब नदी पर, तो बांध परियोजना की बात करें तो इस पर जो डैम बनाए गए हैं 3 डैम हैं। एक हो गया सलाल, सलाल बांध परियोजना, एक हो गया दुलहस्ती,
दुलहस्ती बांध परियोजना, और एक हो गया बगलीहार बांध परियोजना। ये 3 बांध बनाए गए हैं किस पर? चेनाब नदी पर, ठीक है। और ये जो बगलीहार बांध परियोजना है ये जम्मू कश्मीर के जिले में है जिसका नाम है टोडा जिला। जम्मू कश्मीर के टोडा जिले में है कौन सी? बगलीहार बांध परियोजना, ठीक है। तो ये 3 बांध परियोजनाएं बनाई गई किसमें? चेनाब नदी पर। कहां से उद्गम हुआ? तो किन 2 धाराओं के मिलने से बनी है? तो बता दिया, चंद्र और भागा 2 नदियां हैं, दोनों जब मिलेंगी टांडी के पास तो तब निर्माण होगा किसका? चेनाब नदी का। चेनाब नदी को क्या बोला गया पुराना में? तो अस्कनी के नाम से जाना गया, ठीक है। और इसको चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही साथ हमने देख लिया कि चेनाब नदी पर कौन कौन सी बांध परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। तो कौन सी बांध परियोजना? एक सलाल बांध परियोजना है, कौन सी? और दूसरी बांध दुलहस्ती है। और दुलहस्ती के बाद जो तीसरी बांध परियोजना है वो कौन सी बांध परियोजना है? तो ये आपको दिखाई देगा बगलीहार। और बगलीहार कहां पर स्थित है? तो ये आपका कौन से जिले में है? टोडा जिले में, ठीक है। और ये जो बगलीहार बांध परियोजना है, बगलीहार बांध परियोजना से जितना भी विद्युत सप्लाई होता है जम्मू कश्मीर को, सब कहां से होता है? बगलीहार बांध परियोजना से, ठीक है भाई। इतना क्लियर होगा। अगर क्वेश्चन आए कि तुलबुल बांध परियोजना कौन सी नदी पर है तो बता देना तुलबुल बांध परियोजना झेलम नदी पर है, ठीक है। और झेलम नदी पर कौन सी झील में है? तो वुलर झील। वुलर झील की क्या विशेषता हो गया हमारा। अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं और आगे हम जब हम बढ़ेंगे तो हमें कौन सा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या होगा, इसके बाद कौन सी नदी आएगी? तो पहले झेलम को देखा, झेलम के बाद चेनाब, और चेनाब के बाद जो नेक्स्ट नदी है वो कौन सी है? रावी। नेक्स्ट नदी कौन सी है? रावी। रावी नदी। रावी नदी की बात करूं तो आप लोगों को पता होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता है, जो हड़प्पा सभ्यता थी कौन सी नदी के किनारे थी? रावी नदी के किनारे, ठीक है। रावी नदी के किनारे खोजे गए दयाराम साहनी ने 1931 में, सॉरी 1921 में। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की किसने की? दयाराम साहनी ने। और कौन सी नदी के किनारे की? तो रावी नदी के किनारे। लेकिन अगर बात करें प्राचीन काल में इस नदी का क्या नाम था? तो पुरुषनी। क्या नाम था? पुरुषनी नदी के नाम से जाना गया, ठीक है। अब पुरुषनी नदी की हम बात करें तो कहां से निकलती है ये? क्या विशेषता है इसकी, कहां से निकलती है? तो इसका जो उद्गम होगा ये होगा कुल्लू के पास, कुल्लू घाटी के पास। और कुल्लू घाटी कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। कुल्लू घाटी के पास एक दर्रा है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रे से निकलती है आपकी कौन सी नदी? रावी नदी, ठीक है। कहां से उद्गम होगा? रोहतांग दर्रे के पास से होगा। तो देखिए कहां पे है रोहतांग दर्रा, तो एक बार आए मेरे साथ जल्दी यहाँ पे देखिए चीजों को, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कौन सी नदी है? देखो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है आपकी चेनाब नदी, चेनाब के साथ ये है आपकी रावी नदी, ये है आपकी रावी नदी। तो रावी नदी का जो उद्गम हो रहा है यहाँ पे एक दर्रा है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा, ठीक है। और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में घाटी है कौन सी? कुल्लू घाटी। तो यहां से निकलती है ये नदी, कौन सी? रावी नदी, ठीक है भाई। अब रावी नदी कहां पर बहेगी, किस प्रकार से बहेगी? तो देखो मेरे साथ, ठीक है। रावी नदी कहां कहां पर बहती है? तो मैंने बता दिया कुल्लू घाटी से रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है ये, ठीक है। और ये पंजाब में, तो जब पंजाब में एंट्री जब करेगी तो पंजाब के कौन कौन से? तो एक तो अमृतसर, अमृतसर में बहेगी, ठीक है। कहां पे बहेगी? अमृतसर। और दूसरा कौन सा है? गुरदासपुर। दूसरा कौन सा है? गुरदासपुर, गुरदासपुर, ठीक है। इन दोनों का किनारा सिटी बनाई गई है, ठीक है। अमृतसर, दूसरा कौन सा है? गुरदासपुर। इन 2 शहरों से होकर बहेगी। अब इसके बाद बात करूं रावी नदी पर कौन सी क्या कोई बांध परियोजना है? क्या इस पर कोई बहुउद्देशीय बांध परियोजना का निर्माण किया गया? ठीक है। तो जब बांध परियोजना की बात करो तो इस पर एक तो बांध परियोजना है रंजीत सिंह बांध परियोजना, रंजीत सिंह बांध परियोजना। बेटा क्वेश्चन काम का है, रंजीत सिंह बांध परियोजना क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और दूसरी है थीन बांध परियोजना, थीन बांध परियोजना, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 2। पहले भी रंजीत सिंह बांध परियोजना कहां पर है? पंजाब में। रंजीत सिंह पता होगा भाई, जब हम आधुनिक भारत पढ़ते हैं तो आधुनिक भारत में एक शासक हुए हैं, सिखों के एक शासक हुए हैं जिनका नाम है रंजीत सिंह। होकर चाकिया में चल गए थे,
ठीक है। और सोकर चाके मिसल के शासक रंजीत सिंह के नाम पर ही यह बांध है। और कहां के राजा थे वो? पंजाब के राजा, पंजाब के राजा थे सिखों के। और इसके बाद दूसरा जो बांध है वो कौन सा बनाएगा? थीन बांध परियोजना। अपने आप में काम का है, क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि भैया थीन बांध परियोजना कौन सी नदी पर है, तो बता देंगे भैया कौन सी नदी पर है? रावी नदी। और रावी नदी का उद्गम कहां से होता था? कुल्लू घाटी से होता, कुल्लू घाटी। और कुल्लू घाटी के पास दर्रा है रोहतांग दर्रा। तो एग्जैक्ट अगर लोकेशन पता करनी है तो ये रोहतांग दर्रा, ठीक है। और दो बांध परियोजना को लेकर डिस्कस कर लिया। और दूसरा पंजाब के दो शहरों से होकर बहेगी है, एक अमृतसर है, दूसरा कौन सा है? गुरदासपुर। सेकंड कौन सा है? गुरदासपुर। तो रावी नदी को भी देख लिया हमने, रावी नदी की क्या विशेषता है, ठीक है। अब इसके बाद जब आगे बढ़े तो अगर बात करें कुल कितने किलोमीटर बहेगी भारत में, तो लगभग 740 किलोमीटर के आसपास बहेगी भारत में, 740 किलोमीटर। अब इसके बाद आगे बढ़ो और आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट नदी कौन सी है? इसका नाम है व्यास नदी। नेक्स्ट नदी कौन सी है? व्यास नदी। और व्यास नदी को पुराणों में बोला गया विपासा, विपासा, विपासा नदी या व्यास नदी बोला गया, व्यास को ही बोला गया पुराणों में, क्या है? विपासा नदी, ठीक है। अब विपासा नदी कहां से निकल रही? तो इसका भी उद्गम कहां है? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे के पास से ही निकलती है, लेकिन यहां पर रोहतांग दर्रे के पास एक कुंड है जिसका नाम है व्यास कुंड। क्या है? व्यास कुंड, ठीक है। तो व्यास कुंड से उद्गम होगा इस नदी का, हिमाचल प्रदेश में व्यास कुंड से, ठीक है। अब ये दो शहरों के किनारे होते हुए दो शहर कौन से हैं? तो एक तो हो गया अमृतसर, अमृतसर वही अमृतसर जहां पर स्वर्ण मंदिर है, ठीक है। और हो सके तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि अमृतसर का निर्माण किसने करवाया था, और अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। और दूसरा जो शहर है वो क्या है? कपूरथला, कपूरथला। और कपूरथला की क्या विशेषता है? यहां पर बनाए जाते हैं रेल कोच, रेल कोच डिब्बे, कपूरथला पंजाब में, ठीक है भाई। तो पंजाब के दो शहरों से होकर बहेगी है। लेकिन इससे पहले मैं बात करूं, मैंने बताया कि कहां से उद्गम हो रहा? व्यासकुंड से। व्यासकुंड कहां पे पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश में। कहां पे पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा आपका व्यासकुंड, ठीक है। अब जब हिमाचल प्रदेश से बहेगी तो क्या हिमाचल प्रदेश से भी वैसे ही निकल जाएगी कहीं? तो हिमाचल प्रदेश के भी दो शहरों से होकर बहेगी है, एक तो है कुल्लू और दूसरा कौन सा है? मनाली। एक कुल्लू, दूसरा कौन सा है? मनाली, ठीक है। और कभी भविष्य में तुम्हारी नौकरी वोकरी लग गया तो कुल्लू मनाली घूमकर ना कभी, ठीक है भाई। तो पहले हिमाचल प्रदेश के दो क्षेत्रों से, जिलों से होकर बहेगी, एक कुल्लू है, दूसरा कौन सा है? मनाली है। इसके बाद कांगड़ा घाटी से होते हुए, कांगड़ा घाटी से होते हुए पंजाब के मैदानी क्षेत्रों में एंट्री करेगी। और पंजाब के मैदानी क्षेत्रों में एंट्री करके पहले कपूरथला पहुंचेगी, कपूरथला से कहां पहुंचेगी? अमृतसर, ठीक है। और अमृतसर में ही, ध्यान से सुने, अमृतसर में ही एक बांध का निर्माण किया गया है जिसका नाम है हरिके बांध। कौन सा है? हरिके बांध। क्वेश्चन काम का है, क्वेश्चन काम का है, क्या काम का है पूछा जाएगा। हरिके बांध परियोजना कहां पर स्थित है? तो कहां पर ये? अमृतसर। अमृतसर कहां पर पड़ेगा? पंजाब में, ठीक है। और अब यहां पर ही हरिके स्थान पर ही आकर ये क्या करती है? इधर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे एक बार, देखो मेरे साथ डिस्कस करो। देखो यहाँ पे क्या है, देखो ये है, यहां से व्यास नदी कहां से निकल रही है? व्यास कुंड से निकल रही है। यहाँ पे पेन लगा रहा हूं मैं, व्यास कुंड से निकल रही है, ठीक है। और यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये हरिके लिखा हुआ, ये हरिके, ठीक है। और इधर से आ रही है राजस्थान से होते हुए, यहां से शिप किला से एंट्री कर चुके, कौन सी? सतलज नदी, ठीक है। और जहां पर सतलज नदी और व्यास नदी आकर मिलेंगी, जहां पर इनका संगम होगा, उस स्थान का नाम क्या है? हरिके। क्या है? हरिके। और हरिके कहां पर स्थित है? तो ये पड़ेगा आपका पंजाब में। और इस हरिके बांध से ही एक नहर निकाली गई है, एक कैनाल निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहां से होता है? तो कहां से होता है? हरिके से होता है। कहां पे? हरिके, पंजाब में। लेकिन नहीं, इस नाम का, इसका जो नाम है यहां से लेकर पंजाब से लेकर राजस्थान तक, ये इंदिरा गांधी नहीं है, इसका नाम है राजस्थान फीडर कैनाल। और ये राजस्थान फीडर कैनाल 215 किलोमीटर की है। और 215 किलोमीटर तक ये क्या करेगी? इसके बाद ये यहां से इंदिरा गांधी नहर का स्टार्टिंग यहां से होती है, और ये इंदिरा गांधी नहर में जल क्या करेगी? वितरित कर देगी,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब तक नहीं बना, लेकिन भविष्य में बन सकता है कि इंदिरा गांधी नहर को जो जल की प्राप्ति होती है कौन सी नहर करती है? नहर करती है, नदी की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर को जल प्रदान करती है, तो कौन सी? राजस्थान फीडर नहर, जो कुल 215 किलोमीटर की बनाई गई है, और इसके बाद इंदिरा गांधी नहर में जल पहुंचेगा, और जल पहुंचकर ये राजस्थान के विभिन्न, जैसे गंगानगर हो गया, बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया, इन सब जिलों को क्या पहुंचा देगी? पानी पहुंचा देगी। ठीक है, तो देख रहे थे, अभी बात करेंगे आगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि व्यास नदी जहां पर मिलेगी वो कौन सा है? हरिके है, और हरिके में किससे मिल रही है? ये सतलज से। तो ये डायरेक्ट किस में नहीं मिलती? डायरेक्ट सिंधु नदी में नहीं मिलती। ठीक है, तो पहले ये भारत में ही खत्म हो रही है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी है जो भारत में ही अपने जल को दूसरी नदी में मिला देती है? कौन सी नदी है वो? तो व्यास नदी। ठीक है भाई, हो गया। तो देखो आगे, तो क्या हम डिस्कस कर रहे थे आप लोगों के साथ, यहाँ पे क्या था टॉपिक हमारा? व्यास नदी। व्यास नदी को लेकर बात कर रहा हूं पे, तो बता दिया मैंने व्यास नदी का उद्गम कहां से है। तो ये कहां से? रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकली है, कुल्लू मनाली से बहते हुए राजस्थान के पंजाब के क्षेत्रों में प्रवेश किया, अमृतसर और कपूरथला में रही। ठीक है, इसके बाद इस कहां पे मिली? हरिके बांध पर मिली। लेकिन अब एक क्वेश्चन और ध्यान से सुनो, इस पर कुछ बांध परियोजनाएं हैं, और बांध परियोजना की बात करूं तो एक जो सबसे खास बांध परियोजना है कौन से? पोंग बांध परियोजना। कौन सी है? पोंग बांध परियोजना। कहां पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारा, पोंग बांध परियोजना कहां पर है और किस नदी पर है? तो देख लेना, व्यास नदी पर। कहां पर पड़ेगी ये? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है भाई, हो गया। तो इतना देख लिया हमने, कहां से किस प्रकार से क्या क्या विशेषता है व्यास नदी की। ठीक है, अब आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के साथ साथ हम बात करेंगे यहाँ पे कौन सी? सतलज नदी को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट रिवर कौन सी है? सतलज नदी। नेक्स्ट कौन सी है? सतलज नदी। सतलज नदी। सतलज नदी, एक बार फिर मैप में आओ मेरे साथ। सतलज नदी देखो भाई, सतलज नदी। तो सतलज नदी की यदि उद्गम की बात करें तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा मानसरोवर झील। कौन सी झील है? मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील कहां पर है? ये तो है तिब्बत में, लेकिन वर्तमान में तिब्बत किसका पार्ट है? चाइना का पार्ट है, क्योंकि 1958 में तिब्बत पर अधिकार कर लिया किसने? चाइना ने। ठीक है, तो किसका पार्ट है? मानसरोवर कहां पे पड़ेगा? ये तिब्बत में पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद इसी के पास आपको दिखाई दे रहा होगा राकसताल। राकसताल। ठीक है, तो यहां से राकसताल से उद्गम हुआ है किसका? सतलज नदी का। और जहां से ये भारत में एंट्री कर रही है तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कौन सा दर्रा है? ये है सिपकिला। तो एक क्वेश्चन काम का बन गया कि सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो कौन सा दर्रा है? सिपकिला दर्रा। और इसके बाद ही कहां पर बहेगी? तो ये हिमाचल प्रदेश में बहते हुए यहाँ पे पहुंचेगी। कहां पर पहुंचेगी? पंजाब में। और पंजाब में पहुंचकर फिर यहाँ पे ये अपना जल किसमें मिला देगी? जो अन्य पंच नदियां है उसमें जल मिला देगी। ठीक है, लेकिन इसकी बहुत सारी खास बात है, इंपोर्टेंस है कई सारी, जो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम के बनाकर जाएगी। कौन कौन सी इंपोर्टेंस है तो देखेंगे इसको एक बार हम। तो सतलज नदी हमने देखा, मैंने बताया उद्गम कहां से इसका? उद्गम तो एक बार देखो उद्गम कहां से है। तो उद्गम है मानसरोवर। मानसरोवर झील के पास। और मानसरोवर झील के पास क्या है? राकसताल। क्या है? राकसताल। राकसताल यहां से उद्गम हुआ। ठीक है भाई, हो गया उद्गम। लेकिन जब ये बहकर चली तो इससे जहां से भारत में एंट्री की वो कौन सा है? हिमाचल में एंट्री करेगी। और हिमाचल में एक दर्रा है जिसका नाम है सिपकिला। कौन सा दर्रा है? सिपकिला। यदि क्वेश्चन आए तो भैया देख लेना अपने आप कि क्वेश्चन जो सतलज नदी भारत में प्रवेश कर रही है कौन से दर्रे से होकर कर रही है? सिपकिला दर्रे से होकर प्रवेश कर रही है। और सिपकिला दर्रा कहां पर है? तो ये पड़ेगा कौन सा? कहां पर पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हो गया। हिमाचल प्रदेश में बहते हुए यहां पर एक गांव है जिसका नाम है भाखड़ा। भाखड़ा गांव के पास एक बांध परियोजना का निर्माण किया गया है जिसका नाम है भाखड़ा नांगल भाखड़ा बांध परियोजना। दरअसल हम बोलते हैं क्या? भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। दो अलग अलग परियोजना है, एक भाखड़ा परियोजना अलग है, भाखड़ बांध परियोजना अलग है, और दूसरा नांगल बांध परियोजना क्या है? अलग है। भाखड़ बांध परियोजना क्या है? अलग है। और नांगल बांध परियोजना अलग है। जब बात करूं भाखड़ बांध परियोजना की, तो जो भाखड़ बांध परियोजना ये कहां है आपका? ये पड़ेगा आपका हिमाचल प्रदेश में।
कहां पे पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश में। और इस बांध की जो सबसे अधिक विशेषता मैं बता रहा हूं, कहां पे पड़ेगा? ये हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। इस बांध की विशेषता क्या है? ये सबसे हाईएस्ट बांध है। कितना हाईएस्ट? 226 मीटर। 226 मीटर ऊंचा बांध है ये। और एक ये गुरुत्वीय बांध भी है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक गुरुत्वीय बांध भी है, भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है। अगर क्वेश्चन है कि कौन से राज्य में, तो मैंने बता दिया कौन से राज्य में, हिमाचल प्रदेश में है। और कौन सी नदी पर है? ये सतलज नदी पर, ठीक है। और कितना ऊंचा है? 226 किलोमीटर ऊंचा ये बांध, ठीक है। और इसके बाद आगे चलकर इस नदी, इस बांध के आगे ही पंजाब में एक और बांध बना दिया। पंजाब में यहां पर ध्यान से देखेंगे एक बार मेरे साथ, यहां पे देखो मेरे साथ। तो यहां से क्या है? सतलज नदी जा रही है, ये सतलज नदी जा रही है। तो यहां पर हिमाचल प्रदेश में जो बांध है उसका नाम है भाखड़ नांगल। और जो पंजाब में बांध बनाया गया उसका नाम है नांगल बांध परियोजना। और जो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में बांध है उसका नाम क्या है? भाखड़ बांध परियोजना। दो अलग अलग बांध परियोजना है, एक बांध परियोजना नहीं है ये, ठीक है भाई। हो गया ना, ठीक है। और भाखड़ की विशेषता क्या है? तो मैंने बता दिया, ये भारत का सबसे हाईएस्ट बांध है। और कितना हाईएस्ट है? तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? मैंने बता रहे हैं आपको, 226 मीटर ऊंचा बांध है। और एक गुरुत्वीय बांध है ये। कैसा बांध है? गुरुत्वीय बांध है, ठीक है। तो अब यहां से मैं बात करूं, इसके बाद आगे चली ये नदी। और आगे चलने के बाद कहां पर पहुंची थी ये मिली थी किससे? ये यहां से मिली थी आपसे, किसके साथ इसने ज्वाइन कर लिया था अपना? हरि के स्थान पर किसके साथ मिली थी? व्यास नदी के पास। और व्यास नदी से एक नहर निकाली गई थी, कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर निकाली गई थी? इंदिरा गांधी नहर। तो अब हम थोड़ा सा बात कर लें यहां पे इंदिरा गांधी नहर को लेकर। इंदिरा गांधी नहर को लेकर थोड़ा सा डिस्कस कर लें आप लोगों के साथ कि इंदिरा गांधी नहर की क्या विशेषता है, इंदिरा गांधी नहर की क्या विशेषता है और कहां से निकलती है, कुल कितनी लंबाई है इसकी, तो उसको लेकर मैं बात कर लूं यहां पर आपके साथ। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम यहां पे कि हरि के स्थान, हरि के कहां पे पड़ेगा? तो ये आपका पड़ेगा पंजाब में, ठीक है भाई, पंजाब में। और पंजाब में कौन से राज्य में? अमृतसर में, अमृतसर में, क्लियर, ठीक है। और यहां से दो नदियां आकर मिल रही हैं इस स्थान पर। एक का नाम है क्या? व्यास। और दूसरी का नाम क्या है? सतलज। दूसरी नदी का नाम क्या है? सतलज। एक का नाम क्या है? व्यास। जहां पर मिली वो स्थान हरि के से एक कैनाल निकली और इस कैनाल का नाम दे दिया इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नहर। और इंदिरा गांधी नहर को बोला जाता है राजस्थान की जीवन रेखा, राजस्थान की जीवन रेखा। क्वेश्चन आएगा राजस्थान की जीवन रेखा कौन सी नहर है? तो इंदिरा गांधी नहर। और इंदिरा गांधी नहर की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 649 किलोमीटर। 649 किलोमीटर। राजस्थान के कौन कौन से जिले में है पानी सप्लाई करते? तो गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो इन सब जिलों में पानी सप्लाई करेगी कौन सी? इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। लेकिन अब बच्चों एक चीज और ध्यान से सुनो यहाँ पे। एक क्वेश्चन और आपका बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा? आपसे पूछा जाएगा कि जो भाखड़ा बांध परियोजना है ये भारत के किस राज्यों को लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं? कौन से राज्यों को लाभ पहुंचा रही है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना? तो जो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना लाभ पहुंचा रही है कौन कौन से राज्यों को पहुंचा रही है? तो एक तो आपका हो गया राजस्थान, राजस्थान के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद नेक्स्ट यहां से हो गया पंजाब, के बाद हरियाणा, और हरियाणा के बाद एक केंद्र शासित राज्य जिसका नाम है दिल्ली। तो इन राज्यों को लाभ पहुंचा रही है कौन सी? आपकी भाखड़ा बांध परियोजना। और इसके भाखड़ा बांध परियोजना के पास एक झील का निर्माण किया गया है। और कौन सी झील है? ये कौन सा जलाशय है? ये है गांधी सागर। सॉरी, गोविंद सागर। कौन सा जलाशय? गोविंद सागर, गोविंद सागर जलाशय।
क्वेश्चन पूछा जाएगा गोविंद सागर जलाशय कहां पर है, तो ये भी कहां पे पड़ेगा, भांगड़ा बांध के पास ही है, और इसलिए कहां पे पड़े, ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और ये पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है जहां पर भांगड़ा बांध परियोजना है, तो जिले का नाम है बिलासपुर। अब तुम लोग कहोगे बिलासपुर सर छत्तीसगढ़ में, तो बेटा छत्तीसगढ़ में के साथ क्या ये हिमाचल में नहीं हो सकता। ठीक है, तो बिलासपुर में है, कौन सा जिला है, और सॉरी हिमाचल में कौन सा जिला, बिलासपुर, और बिलासपुर में ही है भाखड़ा बांध परियोजना, और भाखड़ा बांध के पास ही एक जलाशय का निर्माण किया गया है, इस जलाशय का नाम है गोविंद सागर, गोविंद सागर। ठीक है, अभी मैंने बताया था इंदिरा गांधी नहर, कौन सी नहर, इंदिरा गांधी नहर। तो ये जो इंदिरा गांधी नहर है, इसका जो निर्माण किया 1958 में, 1958 में इसका निर्माण करने वाले जो पहले मतलब जो गृह मंत्री थे, उनका नाम क्या था, गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर पूछे कि इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो कौन थे वित्त मंत्री, सॉरी गृह मंत्री कौन थे, गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा इंदिरा गांधी नहर का निर्माण करवाया था। और एक चीज और जान लो यहां से कि जो गोविंद वल्लभ बांध पर जो गोविंद वल्लभ पंत झील है, यह जलाशय है, यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है। कहां पे पड़ेगा, सोनभद्र जिले में पड़ेगा। ठीक है, तो जब इस टॉपिक को साथ लेकर डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे कि गोविंद वल्लभ पंत जलाशय कहां पर है, सोनभद्र जिले में, और भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील माना जाता है इसको। अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था पैट का, ठीक है, पैट में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय कौन सा है, या भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील कहां पर पड़ेगी, सोनभद्र में। ठीक है, तो भैया हमने देख लिया, क्या हमने देखा, आपके साथ डिस्कस किया, यहाँ पे सबसे लेके हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम आपके साथ देखा हमने कि सिंधु नदी तंत्र, और सिंधु नदी तंत्र में पहले सिंधु नदी को देखा, सिंधु के साथ झेलम, झेलम के बाद नेक्स्ट चेनाब, चेनाब के बाद रावी, रावी के बाद सतलज, और सतलज के बाद कौन सी नदी, सतलज के बाद हम सतलज, तो ये कंप्लीट हो गया, और यही इन सबसे मिलकर क्या बनता है, सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, इन सबसे मिलकर बनता है आपका सिंधु नदी तंत्र। यदि कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना कि अगर कोई प्रॉब्लम है आपको। ठीक है, अब इसी के साथ में मिलता हूं आपसे अपनी नई वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अब हम जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में वो होगा हमारा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी के बाद फिर हम पहुंचेंगे आपके गंगा नदी पर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।